मेरा परिचय दिया अभी आपके अनाउंसर ने कि मैं 2009 बैच का आईएएस हूँ। हाँ, ये बात सही है, 2009 बैच का आईएएस हूँ, लेकिन उसके पहले 1994 बैच का मैं पीसीएस अधिकारी रहा हूँ। जो आईएएस और आईएफएस की रेस में कहीं कुछ थोड़ा सा रह जाते हैं मस्ती में, तो उनके लिए एक दूसरा रास्ता ये भी है। दिदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं कई और आदमी, हर आदमी में होते हैं कई और आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। आप जब आईना देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप अपने माता पिता के उनकी जो सोच है उनको पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। आप पत्नी के पति भी हैं, आप बच्चे के पिता भी हैं, आप एक संस्थान चलाते हैं उसके मालिक भी हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं तो आपको प्रशासन भी देखना है, और आप अपने स्वयं के स्वामी हैं। जो आपके अंतर्मन में भावनाएं आती हैं उनको कब कितना कहाँ कैसे कहा जाए कि लोग सुने। एक और शेर है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अपने आप को आप जैसे उद्गार जितना बाहर निकालेंगे वो आपको अगर सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे आप कॉपी में लिखते हैं, आपको पैटर्न सभी को पता होगा, हम लोग भी सिविल्स दिया करते थे। आज तो आपने सिविलियंस का इतना सत्कार किया। जब मैं डिप्टी कलेक्टर पहली बार बना था तो उसमें मेरे पास 7 नौकरियां एक साथ थी। इत्तेफाक से पढ़ा लिखा आदमी था, तो 7 प्रकार की नौकरियां थी। मैं जेनेटिक्स का पीएचडी हूं, तो मैंने पूरा इंडिया टॉप किया था। मुझे साइंटिस्ट बनने का मौका था, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका था, मैं इनकम टैक्स अफसर भी बनने का मौका था। मेरे पास दरोगा का भी इम्तहान मैंने दिया था। उसमें मैं इम्तहान मजा लेने के लिए दिया करता था। उसी समय पीसीएस भी था और बिहार में मैं पहले से काम करता था। तो मैं अपनी दादी को बैठा लेता था कि कौन सी सर्विस ज्वाइन करूं, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों को सर्विसेज के बारे में पता नहीं होता। हमारे पिताजी टीचर थे तो उनको लगता था बेटा भी टीचर तो बन ही जाएगा खींचतान के। मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा निकल गया, तो दादी हमारी एक गोटी उठाती थी उसमें से कि ये वाला कर लो। उनको नहीं पता है क्यों उठवा रहा है, तो कभी कुछ निकलता था, फिर मुझे नहीं मज़ा आता था, फिर मैं दूसरे किसी बूढ़ी माँ से उठवाता था कि इनमें से कौन सा ज्वाइन करूँ। तभी एक घटना घटी, घर में एक मारपीट हुई, तो मैंने उसमें से 6 नौकरियां किनारे कर दी जो ऑलमोस्ट क्लास 1 थी। एक नौकरी थी जिसके तहत मेरे घर वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था बिना किसी गलती के, वो थी डिप्टी कलेक्टर की, तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। जीवन में कभी कभी छोटी घटना कितना बड़ा परिवर्तन लाती है। जब मैं डिप्टी कलेक्टर हुआ तो जिस पर्पस से मैंने डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन किया था कि पिताजी को या माताजी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, मैं टेलीफोन पे जमानतें दिया करता था और टेलीफोन पे लोगों को जेल भेजा करता था। ऐसा मैंने सिस्टम ईजाद कर रखा था। और दादी से मैंने कहा कि दादी मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया हूँ, तो दादी के खानदान में किसी को नहीं पता था डिप्टी कलेक्टर क्या होता है। कहे बेटा डिप्टी कलेक्टर हो गए तो मेरे लिए क्या लाओगे। तो मैंने बहुत सोचा कि दादी के लिए क्या लाऊंगा, तो हमने कहा तुम्हारे लिए स्कूटर लाऊंगा, स्कूटर। तो बहुत दिनों बाद सोच सोच के पूछती है कि बेटा ये स्कूटर खाया जाता है कि पहना जाता है। तो ये रिकॉग्निशन लेवल था उस समय। आपने सबको सम्मानित किया। किसी को सम्मान करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आदमी सामने वालों को क्रिटिसाइज कर देता है, बहुत आसान काम होता है, लेकिन आपने इतने लोगों को सम्मान किया। मैं भी इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये सब रुकेंगे नहीं, क्योंकि आदमी के अंदर की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। अब ये डिप्टी कलेक्टर या किसी भी पद पे आ गए हैं तो अब सोचेंगे आईएएस हो जाए, आईएएस हो जाएंगे तो सोचेंगे उत्तर प्रदेश मिल जाए, उत्तर प्रदेश मिल जाएंगे सोचेंगे बड़ा वाला जिला मिल जाए, जिला मिल जाएगा सोचेंगे कि हमारा मंत्री हमारे कंट्रोल में रहे, विधायक जी कंट्रोल में रहे। तो व्यक्ति की जो सोच है वो बढ़ती जाती है। और जीवन भर मैंने देखा है, मेरी तो भी जॉब काफ़ी हो गई, कि व्यक्ति हमेशा कुछ ज़्यादा पाने के लिए परेशान रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। जीवन की शाम आ जाती है और वो असंतुष्ट ही। किसी भी मरने वाले से पूछो कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, तो कहेगा नहीं 2 दिन और जी लेता तो बढ़िया था। तो व्यक्ति को संतुष्टि कभी नहीं होती।
तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अपने आप को संतुष्ट करना सीखिए। मैं जानता हूँ कि इतने सबके सब डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाएंगे, हो सकता है कुछ बने कुछ न बने। जो बन गए बहुत अच्छी बात है, जो न बने उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बनोगे तो कुछ दूसरा कुछ बनोगे, कुछ और बनोगे। एक बड़ी फेमस कहानी है कि एक पिताजी से पूछा गया कि आपके बड़े बच्चे हैं, 5-6 बच्चे, क्या करते हैं? कहे सबसे छोटा वाला पढ़ा लिखा था, तेज लड़का था, उसको मैंने पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया है। तो अब क्या करता है? कहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है PWD का और ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। फिर वहाँ का दूसरा बच्चा क्या करता है? कहा वो थोड़ा कम बुद्धि थी, उसको इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया उसका। आजकल क्या करता है? कहे आजकल हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ के IAS हो गया है, कलेक्टर बन गया है। क्या ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कलेक्टर तो उसने कहा कलेक्टर तो बन गया है, लेकिन इंजीनियर को बुला के अपने यहाँ सलाम ठोकवाता है। कहा तीसरा बच्चा क्या करता है? कहा तीसरा बच्चा और कम पढ़ा लिखा था, थोड़ा गुंडई टाइप का करता था, तो उसको विधायक बनवा दिया हमने। तो कह तो बहुत बढ़िया है। कहा लेकिन मेरा कलेक्टर परेशान रहता है, विधायक जी उसको बुला के अपने यहाँ बैठा लेते हैं। कहे चौथा क्या करता है? कहे चौथा एकदम पढ़ा लिखा नहीं, एकदम निरा बेवकूफ़ है। कि आजकल क्या करता है? कि आजकल बाबा बन गया है, साधु हो गया है, और ये चारों जाके साधु के पास बैठते हैं। तो अगर वो जो बाबा बना था वो पहले कलेक्टर बन जाता तो चारों जाके उसके पास ना बैठते। तो जीवन में कभी जीवन को हारने की जरूरत नहीं है। मैं जिस पद पे हूँ, अगर मैं अपने सरकारी ओहदे के कारण से विदेश जाने की कोशिश करूँ तो बड़ी मुश्किल होती है, हम लोगों को परमिशन नहीं मिलती। लेकिन मैं कविताएं पढ़ने लगा, क्योंकि अंदर के उद्गार थे वो कहीं ना कहीं निकलने चाहिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। और कविता पढ़ने में मैंने 16-17 कंट्री घूम ली, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वही उनमें से एक बात मैं यहाँ इस मंच पे कह दूँ तो सवेरे अखबार वाले बैठे हैं, हमारे वाले छाप देंगे। तो आप जीवन में जहाँ पर भी हो, पहले वहाँ संतुष्ट होना सीखो, पहले वहाँ जीना सीखो। जहाँ भी हो, आप अमित जी की क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि आपने जिस दिन सोचा कि आपको कुछ बनना है, आप वो बन गए। नहीं बन पाए तो उससे कुछ अच्छा होना चाहिए। मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा जो हो गया वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी मर्जी थी, जो नहीं हुआ वो इसलिए अच्छा है कि वो भगवान की मर्जी थी। अगर आप कहीं सेलेक्ट नहीं होते तो ईश्वर की मर्जी है, हर व्यक्ति के लिए जीवन में व्यवस्था है। तो आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं सो फार सो गुड है, नहीं सेलेक्ट होते हैं तो आपके लिए कुछ और अच्छा काम जीवन में दुनिया में है, ये बात आप मान के चलिए, तो आप ज़्यादा जोश लगाएंगे। और इम्तहान क्या है? एग्ज़ाम आजकल शतरंज की चालें हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं जेनेटिक्स से PhD था, जेनेटिक्स समझते हैं, DNA वगैरह अनुवांशिकी, इसका PhD में हूँ। तो सोचो पढ़ा लिखा ही होगा मेरे ख्याल से, बहुत कभी लोग मिलते होंगे। मैं बॉटनी और एग्रीकल्चर लेके मैंने एग्जामिनेशन दिया था। मैं सिविल्स भी 3 बार इंटरव्यू दिया, जितनी परीक्षाएं UPSC में होती हैं उतने मैंने सब इंटरव्यू दिए। और वहाँ जो पैसा 250 रुपये बांटता था ना, आने जाने का खर्चा, वो मुझे अच्छी तरह पहचानता था कि आप फिर चले आते हो, हर बार चले आते हो। हम कहे 250 रुपये तुम्हारा लेने आते हैं और कोई बात नहीं। तो एग्ज़ाम आज की डेट में मुझे नहीं पता आप ट्रेनिंग किस पैटर्न में करते हो, मैं व्यक्तिगत अनुभव खाली बता सकता हूँ। ये एक शतरंज की चाल है, इसलिए हर व्यक्ति शतरंज पहले खेलना सीख ले। आपको कब कौन सी चाल कैसे चलनी है, इसी पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, जेनेटिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट था। मेरा एक मित्र था, बॉटनी का स्टूडेंट था, वो मुझे बॉटनी पढ़ाता था, मैं उसे एग्रीकल्चर पढ़ाता था। मेरे नंबर, वो जो पढ़ाता था उसमें मेरे नंबर जाते आते थे, मैं जो उसको पढ़ाता था उसके नंबर ज़्यादा आता था। अपने सब्जेक्ट में मेरा कम नंबर आता था। उसका कारण होता है, आपको अगर 5 नंबर का इम्तहान देना है और आप उसमें 25 नंबर का ज्ञान लिख दोगे तो सामने आपको नंबर तो 5 ही मिल रहा है ना। चाहे आप 25 नंबर, चाहे आधा कॉपी लिखो, चाहे 1 कॉपी लिखो, नंबर 5 ही मिल रहा है। और आप जिसमें कम जानते हो उसमें जितना भी जानते हो वो सब लिखोगे। तो कौन सा प्रश्न कब हल करना है, उसको कितना टाइम देना है, यही मेन तरीका होता है शतरंजी चाल का, कैसे एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करना है। 50% से ज़्यादा ज्ञान वाला आदमी IAS PCS नहीं होता, इससे कम ही ज्ञान वाला होता है। तो ज़्यादा ज्ञानी होता है वो वैज्ञानिक बनता है, वो बनता है, IAS नहीं बन पाता।
ये मेरे खुद के अनुभव हैं। तो ये तो शतरंज का खेल है। प्रीलिम में आप पास ही कर जाओगे जब आप पढ़ोगे। कुछ पढ़ने, कुछ याद करने की दुनिया में कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है मेरा प्रीलिम का एक क्वेश्चन पेपर था कि एक सूअर को एक बार में कितने बच्चे होते हैं। कोई ज्ञानी है या जो पढ़ा है कि एक सूअर को एक बार में कितने बच्चे हो सकते हैं? नहीं पढ़ा होगा। लेकिन उसके जो चॉइसेस होते हैं उसमें अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। कहीं अगर एक बच्चा लिखा है तो उसके तो थनी 6 होते हैं, तो एक क्यों होगा? एक से ज़्यादा ही होगा। और 24 बच्चा लिख दिया तो वो भी ज़्यादा है, तो बीच का कहीं है। तो कोई एक आंसर सही होता है, वो प्रीलिम देने का अपना एक तरीका होता है। मेरे ख्याल से आप लोग का समय मैं इस मामले में नहीं लूँगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जीवन में अपने व्यक्तित्व से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एग्ज़ाम देख के बड़े अफसर बन गए हो, चाहे बढ़िया जगह पोस्टिंग हो गए हो, आप अपने व्यक्तित्व से अगर समझौता करेंगे तो आप कितने बड़े भी पद पे चले जाओ, आप परेशान रहोगे। मेरी व्यक्तिगत सोच ये है। मेरे अपने लाइफ टाइम में मेरे 36 ट्रांसफ़र हैं 20 साल के नौकरी में, 20-22 साल की नौकरी में। तो अब सोचो कि मेरा सामान बढ़ा ही रहता होगा। लेकिन एक बात ज़रूर मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने कभी समझौता नहीं किया अपने लाइफ में। इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो कानून है उस कानून के पीछे पीछे चलते रहो। कानून आदमी के लिए नहीं बना है। कानून के लिए आदमी नहीं बना है, आदमी के लिए कानून बनाना है। अगर आदमी कोई बाएं से चलने का कानून है, उसको बहुत इमरजेंसी है, वो दाहिने चल रहा है या अस्पताल में चला जा रहा है, तो आप उसको उठा के जेल नहीं भेजोगे। तात्पर्य है कि खुद से संतुष्ट रहो। जो बात आपको कहनी है आप नहीं कह सकते, आप तमाम तरह की विद्याएं आपके अंदर स्वयं होती हैं, उनमें उनको निकाल के दो। सही बात भी अगर आपको कहनी है और आप अगर गलत जगह कह रहे हो, गलत तरीके से कह रहे हो, तो वो गलत होता है। जैसे राम नाम सत्य है, सुने हो ना सब लोग? इसमें कहीं कोई गलत बात तो है नहीं, राम नाम सत्य है। लेकिन राम नाम सत्य है हम सुनाते किसको? मुर्दों को हैं, जब वो मर जाते हैं। आप किसी शादी के मंडप में जाके कह दो कि राम नाम सत्य है, तो पूड़ी के अलावा सब खाने को मिलेगा आपको। खुद से कभी समझौता मत करें। एग्जामिनेशन एक शतरंज की चाल है, उसको सीखें, उसको ज्ञानी लोग आपको बताएंगे। मैंने जो कि ट्रेनिंग नहीं ली है इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं है कि कैसे उसको आपको टैकल करना है। और जो दुनिया में घटनाएं हर समय आपकी अभी भी ट्रेनिंग हो रही है। जितनी बातें बताई हमारे अमर उजाला के और विद्वानों ने, ये सब आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। आप जब एग्जामिनेशन के मूड में रहते हैं तो हर चीज़ ट्रेनिंग का पार्ट होता है। एकाउस्टिक्स इस साउंड का कैसे हो रहा है, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। पंखे की आवाज़ कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये भी आपके ट्रेनिंग का पार्ट है। तो आप हर जगह ट्रेन हो रहे हो। आप रट के कोई आदमी दुनिया में कोई परीक्षा पास नहीं कर पाया, क्योंकि हर क्वेश्चन एनालिटिकल होता है। ये नहीं पूछेंगे कि सूरज पूरब से उगता है कि नहीं उगता है। वो ये पूछेंगे कि नैनेत्य कोण में एक कोण है जहाँ से सूरज बाहर आता है, वो उस कोण का, अगर उस कोण से सूरज अंदर आता होगा तो सबसे पहले किस स्टेट को लाइट मिलेगी। आपको अगर नैनेत्य नहीं पता है, आपको अगर ये नहीं पता है कि मणिपुर या जो भी हमारा ईस्टर्न पार्ट है किधर है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो आपका दिमाग एनालिटिकल होना चाहिए। जिंदगी को रियल टाइम में जियो। अखबार डेली पढ़िए, वो तो खैर आपको सब लोग बताते ही होंगे। और अपने आप से संतुष्ट रहिए। कभी हौज पौच मत रखिए कि हमने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। जितना पढ़ लिए, जितना आप जानते हैं वो सफिशिएंट है, अगर आप कंसंट्रेट होकर एग्जाम देंगे। और जीवन में जो घटनाएं होती हैं, मैं अपने जीवन की घटनाओं से, जो कि अपने कविता के बाद की 2-4 कविताएं सुनाता हूँ। हम लोग आजकल आप देखते होंगे हर जगह बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण बहुत हट रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सबका घर गिरा दिया जाए। मैं जब पहली बार नौकरी में गया तो हमने वकील साहब की गुमटी उखाड़ के फेंक दी, सड़क पे लगी हुई थी, बड़े वकील थे। तो मेरे कलेक्टर ने बुला के कहा कि तुमने गुमटी क्यों तोड़ दी? हम कहा साहब आप सड़क पे लगा रखे हैं, बताइए, खराब लगता है शहर। तो उन्होंने कहा कम से कम कितनी गुमटियाँ होंगी यहाँ पे? हमने कहा होंगी 500 के करीब। कहा सब उखाड़ दोगे? तो हमने कहा नहीं, सब तो नहीं उखाड़ पाऊंगा, लेकिन 2-4 ही उखाड़ लूँ। उन्होंने कहा जब नहीं उखाड़ पाओगे तो इसमें हाथ मत डालो। ये व्यवहारिक चीज होती है। जब बड़े बड़े लोगों के घोटालों में करोड़ों रुपए मिलते हैं
और आप अपने चपरासी को 10 रुपए लेने के मामले में सस्पेंड कर देते हो, तो दोनों पर अलग अलग नियम लागू होता है, ये गलत है। मेरी कविता की एक पंक्ति है कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। मैं इस पंडाल में कई बार आया हूँ कविताएं सुनाने, संभवतः आप लोग उसमें ऑडियंस नहीं होंगे, कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, घर में बचा था बस वही। और गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। और छोटू की पढ़ाई को अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर।